अच्छा, ये टीड ऑफ सिस्टम के बारे में ये कि अब हम फोर्स एनालिसिस पर भी हम बात कर चुके हैं, मगर इसको हम रिकैप थोड़ा सा करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी हमने जो मैट्रिक्स फॉर्म में की थी वो ये है, और इसमें ज़रा गौर कीजिए कि राइट हैंड साइड भी है, विच मीन्स कि ये फोर्स्ड है, और डैम्पिंग भी है। सी अगर ज़ीरो होगा तो अनडैम्प्ड केस बन जाएगा, और F0 होगा तो फिर फ्री अनडैम्प्ड बन जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आगाह हैं। और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जो है ये इसकी सिचुएशन कुछ यूँ होगी। ये ज़रा याद रखिएगा, क्योंकि हमने आगे भी इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, और ये हमें जो है ये गिवन होगा, और ये सारे भी हमें गिवन होंगे। अच्छा जी, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारे जो राइट हैंड साइड है वो इस तरह का है, यानी कि ये ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा, विच एक्चुअली मीन्स कॉस एंड साइंस, और कॉस प्लस साइन, और ये जो है आयोटा की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये हम एज्यूम करते, ये हमें गिवन है, तो हम सोल्यूशन भी इसी फॉर्म का एज्यूम करते हैं, और उसमें जो हमें पता नहीं है वो ये एक्स नहीं पता, यानी कि एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमें पता कर लें तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप x1 और x2 को उठाएं और ले जाएं गवर्निंग इक्वेशन में, और वो आपको ये सिचुएशन बन जाएगी कि दिस इज 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय x वेक्टर, यानी एम्पलीट्यूड वेक्टर, और ये अननोन भी है, एंड इट इज इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ फोर्सिंग फंक्शन। अच्छा, ये हमने क्लास में कवर किया था, शायद तेज़ी से कवर किया हो। तो इसको अगर आप लिखें जी आयोटा ओमेगा की फॉर्म में, कि ये चूँकि आयोटा ओमेगा का फंक्शन है, ये देखें, ये आयोटा ओमेगा, ये आयोटा ओमेगा, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। और अगर आप इसको इन्वर्ट करके इधर ले जाएं तो यू कैन सॉल्व फॉर एक्स। तो जब एक्स के लिए सॉल्व हो गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 2D सिस्टम में ये चीज़ें थोड़ी सी आसान है, क्योंकि आप इनको इस तरह लिख सकते हैं, और आप इस तरह और इस तरह इनको सॉल्व कर सकते हैं, अपने कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ये आपको पता चल गया, और ये फंक्शन है आयोटा ओमेगा का, यानी कि एक्चुअली आयोटा तो हमें पता है क्या चीज़ है, ये फंक्शन है ओमेगा का। तो यानी कि आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, आप ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आप इसमें जो भी वैल्यू है वो आप रख दें, तो आपको मिल जाएगा कि एक्चुअली आपको नंबर एक्स मिल जाएगा। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि फॉर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के 0 टू लेट्स से 50 रेडियंस पर सेकेंड तक का सोल्यूशन आप वो भी आप निकाल सकते हैं, जिस तरह हमने 1D सिस्टम में निकाला था। तो अच्छा, अब अगर आपको फोर्सिंग फंक्शन जो है वो इस तरह दिया हुआ हो, यानी जो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है कि F1 साइन ओमेगा टी और F2 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो दोनों फोर्सिंग फंक्शन की सेम होगी, ठीक है। तो और इनके एम्पलीट्यूड में फ़र्क हो सकता है, तो इसलिए एम्पलीट्यूड F1 और F2 लिख दिए गए हैं, और जो ओमेगा जो है वो सेम रहेगा। अच्छा जी, तो अब आप इसको स्टेडी स्टेट रिस्पांस के लिए आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें, तो आप इसको जब पुट करेंगे, ले रहे हैं कि x1 और x2 का जो एज्यूम सोल्यूशन है दैट कंसिस्ट ऑफ अ साइन term and a cosine term of same frequency, all right, and having different amplitudes, same here, ठीक है। और ये आप साइन और कोसाइन को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर एक सी की टर्म है, जो सी की टर्म होगी वो क्या करेगी कि वो चूंकि एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट होता है, वो वेलोसिटी है, तो आपको अगर साइन आप ले रहे हैं तो फिर सी आपको जो है ना एक कोसाइन टर्म देगा।
तो इसलिए आपने पहले ही अपने सॉल्यूशन में जो है ना साइन और कोसाइन दोनों ले लिए हैं। तो अब आप इसको अज्यूम सॉल्यूशन को लें और गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ले जाएंगे तो आपको 4 इक्वेशन मिलेंगी और आपके 4 ही अननोन है। जो 4 अननोन है वो क्या है, u1, v1 और u2 और v2। तो आप इनको स्टेडी स्टेट रिस्पांस के लिए आप जब इनको ले गए तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ x1 साइन ओमेगा टी माइनस फी, और ये फी किस वजह से आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली साइन और कोसाइन का कॉम्बिनेशन है, तो इसको आप एक साइन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक साइन में अगर आप लिखेंगे तो फिर कुछ फेज एंगल आ जाएगा। इसी तरह इसको भी आप एक साइन के टर्म में लिख सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन इसमें जो है एक फी आ जाएगा। अच्छा जी, और अब आपके या तो आप इसको इस्तेमाल करें या आप इसको इस्तेमाल करें, किसी भी एक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जिस तरह मैंने कहा था कि u1 v1 और u2 v2 अननोन है, इधर जो अननोन है वो क्या है, x1 x2 और φ1 और φ2। और आप x1 और x2 को आप रिलेट कर सकते हैं u1 और u2 से इस तरह, और फी को आप रिलेट कर सकते हैं u और v से इस तरह। तो आप चाहें तो इस फॉर्म में सॉल्व कर लें, चाहें तो इस फॉर्म में सॉल्व कर लें। इसमें साइन है इसलिए कि हमारा जो फोर्सिंग फंक्शन है वो भी आप देखें उसमें भी साइन है। अच्छा जी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको, और सॉल्व करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा, यानी कि ये ओमेगा मैंने प्लॉट किया है और ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और ये हमारा सिस्टम है। तो आपको रिस्पांस चाहे आपका x1 हो चाहे x2 हो, जब आप सॉल्व करेंगे तो रिस्पांस आपको इस तरह का मिलेगा जिसकी 2 पीक्स होंगी, और ये दोनों पीक्स जो होंगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज पर होंगी। इसको अगर कंपेयर करें सिंगल ऑफ सिस्टम से, तो सिंगल ऑफ सिस्टम में भी इसी तरह का हमने ओमेगा वर्सेस एम्पलीट्यूड प्लॉट किया था, तो उसमें एक पीक मिली थी। एक पीक का मतलब है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम और 2 पीक्स का मतलब है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, और ये दोनों पीक्स पर जो एम्पलीट्यूड है वो खासा हाई है, बल्कि अगर डैम्पिंग नहीं है तो ये इन्फिनिटी तक का है, और अगर डैम्पिंग होगी तो फिर इसको आप कुछ बाउंड कर सकेंगे, वरना डैम्पिंग के बगैर आप बाउंड नहीं कर सकते। और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हैं वो प्रॉपर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इनका नाम है, यहाँ पर वो एक ही थी, यानी कि k/m अंडर रूट ओमेगा 1, उसको आप बेशक नाम दे दें। तो ये था, तो ये चीज़ है जो कि रिस्पांस एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा में हमें मिलेगी, कि अगर एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा आप टाइम रिस्पांस भी कर सकते हैं, मगर टाइम रिस्पांस के लिए फ्रीक्वेंसी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज नहीं होती। तो इस चीज़ से हम कुछ नताइज भी अखज़ कर सकते हैं कि अगर हमारा सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम मजबूर है कि हम यहाँ पर उसे ऑपरेट करें, तो अगर हम उसको 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम में कन्वर्ट कर दें तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल ज़ीरो के करीब हो जाएगा, और हमें यानी कि वाइब्रेशन आइसोलेशन वगैरह में हमें मदद मिलेगी। तो इसको हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना हम जो है वो कुछ प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम को देखते हैं। फॉर द टी डॉफ सिस्टम शोन डिटरमिन द स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, और ये रिस्पांस ऑफ द सिस्टम में ये है कि ये सिस्टम आपके सामने है, ये 1 kg मास है, ये 2 kg मास है, ये 1 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग, 2 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग, और ये जनाब मास नंबर 2 पर सॉरी ये मेरा पेन जो है ना ये इतना अच्छा नहीं है, तो आप काइंडली बर्दाश्त करें प्लीज़। 10 साइन 2t। अच्छा, ये साइन 2t का मतलब है कि ओमेगा की आपको रेंज नहीं दी हुई कि इस रेंज से इस रेंज तक आप निकालो, बल्कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये बेसिकली हम इसका फिर टाइम रिस्पांस निकालेंगे, ओमेगा रिस्पांस हम नहीं निकालेंगे।
वो हम बाद में निकालेंगे। ओमेगा रिस्पॉन्स मीन्स कि फॉर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड और फेज एंगल कैसे चेंज होता है फॉर अ रेंज ऑफ। तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के प्रॉब्लम है, जहां आपको एक पर्टिकुलर ओमेगा दिया हुआ है, वो टाइम डोमेन के प्रॉब्लम है। अच्छा जी, सॉल्यूशन पर आते हैं। दी गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द मोशन, ये क्या है जनाब साहब, वो ये बनेंगी। अब ज़रा मैं बैठा हूँ 30 सेकंड तक, आप लोग ज़रा देखें कि हमने पहले ये चीज़ें काफ़ी की हुई हैं, कि इनके हमने बनाए हुए हैं मास मैट्रिक्स और के मैट्रिसेस वगैरह। तो उसको अगर जब हम वो करेंगे तो हमें ये फिर मिल जाएंगे, और ये राइट हैंड साइड जो है वो दूसरी इक्वेशन के साथ है। अगर आप इसको गौर से देखें, इस पहली इक्वेशन जो है इसमें x1 x2 दोनों हैं, और दूसरी इक्वेशन में भी x1 x2 दोनों हैं। तो ये दोनों ये इक्वेशन जो है ना वो कपल्ड हैं, और हमको एक तरह का ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जाए जिसके बारे में हम क्विकली बात करेंगे, कि पहली इक्वेशन में सिर्फ x1 हो और दूसरी इक्वेशन में सिर्फ x2 हो, तो ये इस तरह होगा जैसे कि हम दो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि वो सॉल्व करना भी आसान है, और उसमें फिर ज़्यादा कपलिंग टर्म जिन्हें हम कहते हैं, कपलिंग टर्म की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। तो एनीवे जब तक वो नहीं होता उस वक्त तक हमें ये इन दोनों इक्वेशनों को एट ए टाइम सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो x1 है वो ये है, और x2 जो है वो ये है। और यहाँ ये नोट कीजिए कि चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी हमें पता है, तो हमने इसको साइन 2t और साइन 2t लिया है। सिर्फ फ़र्क क्या है, x1 एक अलग एम्पलीट्यूड का नंबर है और x2 अलग है। और चूंकि यहाँ पर डैम्पिंग नहीं है, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट के कोसाइन टर्म भी आएगी, क्योंकि डैम्पिंग वाली टर्म एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट होती है, दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट होती है। एक्सेलरेशन वाली टर्म तो हमें वापस मिल जाता है, साइन या कोसाइन जो भी हमने इनिशियली लिया हो। तो यहाँ पर वो परेशानी हमें नहीं है। तो इस सोल्यूशन को आप उठाएं और डिफरेंशियल इक्वेशन में रखें, और जो भी टर्म दोनों तरफ अपीयर हो रही हैं वो आप उनसे निजात हासिल कर लें। तो वो आपकी ये इक्वेशन बनेगी, एक ये इक्वेशन बनेगी और एक ये दो बनेंगी। तो ये दो इक्वेशन है, और दो ही अननोन है, और राइट हैंड साइड नॉन ज़ीरो है। तो हम x1 और x2 के लिए एक्सप्लिसिटली सॉल्व कर सकते हैं। अगर राइट हैंड साइड ज़ीरो होती, काइंडली गौर से सुनिएगा, राइट हैंड साइड ज़ीरो होती तो क्या होता कि आपको फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते थे x1 x2 के लिए, बल्कि आप x1 इन टर्म्स ऑफ x2 या x2 इन टर्म्स ऑफ x1, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड रेशो वगैरह के लिए आप सॉल्व करते। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे चूंकि राइट हैंड साइड मौजूद है, तो वी कैन सॉल्व इट एक्सप्लिसिटली फॉर x1 एंड x2। तो ये ज़रा आसान है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया इसको, और इसको हमने सॉल्व किया, तो x1 comes out to be equal to 10/9 and x2 comes out to be equal to -20/9। तो इसका मतलब हमें यहाँ से जब x1 प्लस होगा तो x2 माइनस होगा, ये भी एक कुछ थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो गया। तो अगर वो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका मतलब ये आउट ऑफ फेज हैं बाई 190 डिग्री या 180 डिग्री, जो भी है बहरहाल, बाई 180 डिग्री प्रॉब्ली। हाँ, तो बहरहाल आपने x1 x2 निकाल लिए, तो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ये आ गया। x1 इज सॉरी ये x1 इज दिस 10/9 sin 2t। अब आप इसको चाहें तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करें, ये तो एक कांस्टेंट इस तरह की आ जाएगी, और x2t विल बी 20/9 sin 2t माइनस पाई। तो ये नेगेटिव साइन जो था ना, ये हम इसको हमने माइनस पाई में फेज
फेज शिफ्ट में हम इसे ले गए कि इसका मतलब आउट ऑफ फेज है बाई पाई रेडियंस। तो ये हमारा जनाब साहब प्रॉब्लम, वी सॉल्व इट, सिंपल प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। फाइंड द टी डॉफ फॉर द टी डॉफ सिस्टम शोन डिटरमिन द स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। अच्छा जी, इसमें क्या है, ये हमारा M1 है, ये M2 है, ये एक स्प्रिंग है 200 न्यूटन पर मीटर का, ये एक स्प्रिंग है 100 न्यूटन पर मीटर का, ये 300 न्यूटन पर मीटर का। इसमें डैम्पिंग भी मौजूद है, और डैम्पिंग सिर्फ 2 हैं, तीसरी नहीं है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता तीसरा, यानी कि C3 विल बी टेकन एज 0। और इसमें आप गौर करें कि 2 लगी हुई हैं फोर्स जो कि हार्मोनिक हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, 5 रेडियंस पर सेकेंड। इनका एम्पलीट्यूड फर्क है। अब आपका साइन और कोसाइन वाला मामला, या ई रेस टू पार क्या कहना चाहिए, आयोटा ओमेगा टी वाला मामला अब यहाँ पर होगा। तो पहले हम इसको देखते हैं। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ गवर्निंग द मोशन, वी कैन राइट इट लाइक दिस। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये M मैट्रिक्स हो गई 2 in 1, ये जो नब सब C मैट्रिक्स हो गई 10 और 20 हैं, तो ये C1 प्लस C2 होता है, ये C2 प्लस C3 होता है, और ये नेगेटिव होता है C2। तो ये वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, जो जाहिर है कि x1 के डेरिवेटिव हैं। ये जनाब K हो गई मैट्रिक्स, ये x1, और ये हमारे जनाब फोर्सिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें आपने अपना जो एज्यूम सोल्यूशन है, कि हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा वेक्टर फॉर्म में एज्यूम सोल्यूशन ये है कि इट्स u1 sin 5t। ये पहली इक्वेशन को अगर मैं लिखूं, x1 इक्वल टू u1 sin 5t प्लस v1 कोसाइन 5t, और कोसाइन और साइन में लेना अब हमारी मजबूरी है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डैम्पर। और x2 इज इक्वल टू u2 sin 5t प्लस v2 कोसाइन 5t। ये हमारे अननोन होंगे, जिसके लिए हम अब थोड़ा सा ज़रा लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार हो जाएं कि अब आप इसको उठाएं, इसको, और गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस कर दें। जब आप ये रिप्लेस करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी जो आपके सामने ये लंबी सी। अगर आप इसमें देखें, इसमें एक ये टर्म है मैट्रिक्स फॉर्म में, एक ये टर्म है, ये साइन के साथ है, ये कोसाइन के साथ है, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसाइन है। फिर अगली टर्म जो है वो ये है, फिर अगली टर्म ये है। इसमें कोसाइन और साइन आ रहा है, यहाँ पे साइन और कोसाइन था, यहाँ पे कोसाइन और साइन है, बिकॉज ये वेलोसिटी से आया है। और फाइनली जो है ये टर्म है के वाली, ये वाली टर्म थी एक्सेलरेशन से, जो पहली दो थी ये एक्सेलरेशन वाली थी, और ये आखिर में जो है वो टर्म जो के से आई है वो ये के साइन और साइन, सॉरी ये कॉस होना चाहिए, ये कॉस होना चाहिए, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 2/3 2 and 3 sin 5t। ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, यानी कि फोर्सिंग फंक्शन। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, शायद कर लें, हाथ से शायद ना कर पाएँ। पहले आप ये करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि जो साइन की जो टर्म है उनको आप कलेक्ट करें, और राइट हैंड साइड पर एक साइन की टर्म है, और फिर कोसाइन की जो टर्म है उनको कलेक्ट करें, और राइट हैंड साइड पर कोसाइन का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। और ये काम करके आप
एक 4x4 का सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना लें। ये मैंने किया था फारिग टाइम में ईद के दिनों में, तो ये नंबर यही आता है। डिटेल्स में आपको नहीं दिखा रहा, मैं assuming that you are smart enough you can find these thing out। थोड़ा सा 15-20 मिनट लग गए थे इसको देखने में, और एक आध दफ़ा गलती भी हुई थी, साफ बात है, और फिर इसको जाके ठीक करना पड़ा था। तो ये बिल्कुल ये चीज़ आ गई थी, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा। अब आप इसको इन्वर्ट करें, और बहुत सारे तरीके हैं इन्वर्ट करने के। आप मैटलैब पे इन्वर्ट कर लें, आप थोड़े से अच्छे हैं कैलकुलेटर, वो भी इन्वर्ट कर देते हैं। आप लोगों के पास, मेरे ख्याल सबके पास शायद ना हो, लेकिन कुछ के पास ज़रूर है जो प्रॉब्ली 6x6 तक मैट्रिक्स इन्वर्जन कर देता है। तो आप उससे इन्वर्ट करेंगे तो आपको जो है ना ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको जब अपलोड करूंगा तो आप बेशक इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैटलैब पे आराम से हो जाएगा, मैथ कैट पे तो और भी आराम से हो जाएगा। मैंने मैथ कैट पे इन्वर्ट किया था इसे, तो मैथ कैट तो काफ़ी आगे तक के 4-5 डिजिट तक दे रहा था, लेकिन 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक काफ़ी है। तो U1 comes out to be equal to this, U2 comes out to be equal to this, U3 comes out to be V1 एंड V2 comes out to be equal to this। ये दोनों जो है, इसका ताल्लुक x1 के साथ है, इसका ताल्लुक x2 के साथ है। तो आप ये देख लें ये नेगेटिव है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग है वो पॉजिटिव है। इसी तरह ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। एनीवे तो अब आप रिस्पॉन्स आप इस तरह लिख सकते हैं कि योर x1 is equal to 0.012 which is this sin 5t minus 0.0077 which is this cosine 5t। इसी तरह आप x2 को भी लिख सकते हैं। अब ये दो टर्म हैं साइन 5t और कोसाइन 5t की, आप इनको कंबाइन कर सकते हैं और एक टर्म में भी आप लिख सकते हैं, जिसमें फिर इसके साथ कुछ होगा फेज एंगल। अच्छा जी, तो ये हमने दो प्रॉब्लम मज़ीद सॉल्व किए। ये एक स्टैंडर्ड टीड ऑफ प्रॉब्लम है जो आपके सामने है, इसको हम करेंगे। इसमें मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, मैं तो लिख नहीं सकता। तो आप जो कुछ लिखा हुआ है उसको, ये आपको माउस अगर नज़र आ रहा तो माउस से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये हमारा सिस्टम है, ये M1 है, ये M2 है, डैम्पिंग भी मौजूद है, स्प्रिंग भी मौजूद है, और फोर्सिंग फंक्शन भी मौजूद है F1 और F2। इनकी वैल्यूज़ जो है वो ये हैं गिवन डाटा। M1 जो है वो 2 है, यूनिट्स को भी छोड़ दीजिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स इस्तेमाल हुई हैं तो वो जवाब ठीक होगा। M1 2 है, M2 1 है, K1 की वैल्यू 2500 न्यूटन पर मीटर आप समझ लें, K2 2000 है, K3 2500 है, C1 मौजूद है, C2 और C3 हमने ज़ीरो लिए हुए। और इसको अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो ये M मैट्रिक्स और K मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स हो जाएंगी। ये M1 M2, और इनको चूंकि M1 और M2 को हमने असाइन की हुई हैं वैल्यूज़, तो M मैट्रिक्स ये होगी जो नीचे लिखी हुई है, K मैट्रिक्स वो होगी जो K के नीचे लिखी हुई है, और C मैट्रिक्स वो होगी जो C के नीचे लिखी हुई है। राइट हैंड साइड हमने कहा है कि अच्छा जी मास नंबर 2 पर, इस मास पर एक फोर्सिंग फंक्शन है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो 10 यूनिट है, यानी फोर्स है तो न्यूटन आप समझ लें, 10 यूनिट है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व चूँकि हमने कंप्यूटर पे करना है तो कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि हम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम एम्पलीट्यूड पता करेंगे। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने दी हुई है 0 से लेके 120 रेडियंस पर सेकेंड तक। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा है ना, या नज़र नहीं आ रहा अब्दुल्ला? सर आ रहे हैं नजर, आ रहे सर, आ रहे वेरी गुड। और आप मुझसे बढ़ के माहिर हैं कंप्यूटर के, तो लिहाजा ये सारी चीज़ें भी आपको पता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम इस तरह कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स सेट करें M1 M इनवर्स इंटू के की, और इसकी आइगन वैल्यूज़ ले लें, और उन आइगन वैल्यूज़ का जो अंडर रूट होगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी। और हमने इस तरह नेचुरल, चूँकि M और K हम डिफ़ाइन कर चुके हैं,
तो हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमने एक NATFRQ के नाम से एक वेरिएबल को ये साइन कर दी वैल्यू, और एक और वेरिएबल को कहा कि तुम इसको सॉर्ट कर दो फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू, उसका नाम NATFRQ1 रख दिया। और अगर इसको हम पता करें कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इस सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं वो 39.6 और 72 रेडियंस पर सेकेंड है। रिस्पांस की कैलकुलेशन के लिए जो है वो हमें ये मैट्रिक्स D, ये मैट्रिक्स वही है Z मैट्रिक्स, इसको Z भी नाम दे सकते थे मगर Z मैंने नहीं दिया, वो बाज़ किताबों में इसको नाम D दिया हुआ है। तो हमने इसको एक D मैट्रिक्स सेटअप की विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, और ये हमने कर लिया कि जी K प्लस I ओमेगा C माइनस ओमेगा स्क्वायर M, तो ये एक 2x2 की मैट्रिक्स सेटअप हो गई। और उसको हमने सॉल्व किया कि x के लिए सॉल्व कर दो, तो डी ओमेगा इसका इन्वर्स ले लिया इनटू f, तो ये हमारे x सॉल्व हो गए। और चूंकि हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो हमने कहा अच्छा जी फिर x1 और x2 प्रॉपर डिफाइन कर दिए। जो मैथकैड है ये जब इसको आप कोई एरे या मैट्रिक्स वगैरह दें या वेक्टर दें तो उसका पहला जो वो होता है ना वो ज़ीरो होता है, 1 नहीं होता। तो जो पहला है वो 0 है, तो जो 0 वाला है वो हमने x1 को दे दिया और जो 1 वाला है वो x2 को दे दिया। तो ये साइन कर दिया कि जो x ओमेगा 0 है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो x1 ओमेगा है, और जो x2 ओमेगा है वो x ओमेगा 1 है। इसी तरह फेज एंगल जो है वो आर्गूमेंट की फॉर्म में हमने असाइन कर दिए। अब ये हमारे नंबर एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा कैलकुलेट हो गए हैं, और ओमेगा की रेंज हमने सिस्टम को दी हुई है, और आई हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। हालांकि आई डिफ़ाइन करने की इन सॉफ्टवेयर में ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो फोर्ट्रैन या सी उनमें शायद ज़रूरत होती हो, इनमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एहतियातन फिर भी हमने आई जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ। तो अब अगर आप इसे कहें कि रिस्पॉन्स प्लॉट करो x1 ओमेगा और x2 ओमेगा फ्रॉम 0 टू 120, तो ये आप देखें ये इस तरह का इसका रिस्पॉन्स आएगा। ब्लू जो है वो x1 है, और जो रेड है यानी सुर्ख रंग का जो है वो x2 है। और ये आप देखें इसका रिस्पॉन्स का एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है, मगर जूँ हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी कि अबाउट 40 एंड 72, ये 40 है, ये 72 है, इस पर इसकी वैल्यू जो है वो अनबाउंडेड तकरीबन हो जाती है। अनबाउंडेड तो नहीं होगी मगर हमारी डैम्पिंग बहुत ही कम है, तो इसलिए ये काफ़ी हाई वो होगा। लेकिन अगर ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता तो यहाँ कहीं पर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती इन दोनों के बीच में 50 या 60 के लगभग, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर भी इसका एम्पलीट्यूड जो है इस जगह पे एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है। इसी तरह आप प्लॉट कर सकते हैं फेज एंगल भी। फेज एंगल आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस तरह नहीं देता, और बहुत सारी किताबों में फेज एंगल वो ड्रॉ भी नहीं करते, ये वाला ड्रॉ करते हैं। मैथकैड पर ये सारी चीज़ें करने का फ़ायदा ये है कि अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, जैसे अगर मैं C2 इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो ये फ़ौरन ही जो है वो नया सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट कर देगा। मैंने C2 की वैल्यू 2 रख दी और C3 की वैल्यू 1 रख दी, तो ये जो है थोड़ा सा चेंज जो है वो जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर देगा। वी कैन हैव एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए। ओके ठीक है जी, आप लोग अब लॉग आउट कर जाएं इस क्लास से, और फिर हम 1 घंटे बाद हमारी मुलाकात होगी, और अगली क्लास ज्वाइन करनी है प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।